देव तो ले आई हो माँ शक्ति। आज श्रद्धा चंदन कुमार की मांगे 1363। दिन शुक्रवार तारीख 6 फरवरी 2026। आज हमारे बीच में आदरणीय एनके नक्शा जो रिटायर्ड एडिशनल का विषय इनकम टैक्स है। आज आपको जो विषय है संतुलित जीवन कैसे जिए, भाग 69। इससे पूर्व 68 भाग ले चुके हैं। सेंचुरी की तरफ चल रहे हैं अपना। बहुत जल्दी सेंचुरी लगेगी। अब ज्यादा समय न देते हुए आदरणीय नक्शा से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। हाजिर नक्शा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। आज के उद्बोधन का प्रारंभ माँ गायत्री के महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां विजय जगदम्बे। संतुलित जीवन कैसे जिए। और अभी हाल में एक घटना हुई है आपके गाजियाबाद में शर्मा जी, जिससे जीवन का सारा संतुलन बिगाड़ के रख दिया। जी सर। मस्तिष्क का संतुलन बिगाड़ के रख दिया। समझ में नहीं आता कि बच्चे ऐसे स्टेप्स कैसे ले सकते हैं। खबर थी 3 बच्चियों ने खिड़की से कूद के या 9वीं मंजिल से कूद के जान दे दी। और जो फैक्ट्स, मैं फैक्ट्स के ऊपर बहुत नहीं जाऊंगा क्योंकि वो रोज नई कहानियां आ रही, नई बातें हो रही हैं, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरी विषय वस्तु है कि ऐसा क्यों होता है, हम लोग में कहाँ कमी हो रही है, हम लोग की कहाँ गलतियां हो रही हैं जो बच्चे इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं। और हम लोग को तब पता चलता है जब ये सब घटनाएं हो जाती हैं। क्या हम लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं? कहाँ खोट रह गया है हमारा, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारी सोच में? कहाँ सा खोट, कहाँ से क्या चीज प्रवेश कर गई कि इस तरह की ये अकेली घटना नहीं है। कई घटनाएं हुई हैं। ये घटना ज्यादा चर्चा में इसलिए हो गई कि एक ही घर की 3 लड़कियों ने एक साथ आत्महत्या की है। इसके पहले अकेले एक दो चलते रहते थे। उसका सिलसिला था, बीच में काफी कम हो गया था। इस घटना ने एकदम से झकझोर के रख दिया। मन बड़ा परेशान हो गया कि जिसने इतनी बच्चों को पैदा करो, इस दुनिया में लाओ, और उसके बाद बड़ा करो, पढ़ाई लिखाई करो, खर्चा भी होता है। माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए सारी सामग्री का इंतजाम करते हैं, पालते हैं। और अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। आप कहीं के नहीं रहते, सब कुछ होते हुए भी सब समाप्त हो जाता है। कमी कहाँ है, परेशानी क्यों होती है ऐसी? इसके कारण क्या है? कभी आप आत्मनिरीक्षण करिए, कभी आप आत्मावलोकन करिए, अपने मन को टटोलिए, ढूंढिए हम कहाँ आ गए हैं, क्यों ऐसा हो रहा, क्या पहले तो नहीं ऐसा होता था? उसका विचार करना बहुत आवश्यक। क्या हमारा मतलब जो कहना चाहिए, माता पिता का धर्म इतना ही रह गया है कि हम बच्चे पैदा करें, पैदा करने के बाद घर में छोड़ दें, उसके बाद फिर उनकी जिम्मेदारी इतनी रह जाए पिता की या माता अगर कमाती है कि उनकी हर तरह की सुविधा के लिए हम धन उपलब्ध करा दें? क्या यहाँ तक समाप्त हो जाती है? उसके आगे देखना क्या आवश्यक नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? या कहीं हमारे लालन पालन में कहीं कुछ, या उनके पोषण में कहीं कुछ कमी होती चली जा रही है, हम उनको सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं? माता पिता को बच्चों का भगवान कहा जाता है कि वो ईश्वर ने भेजा है उनको। हम लोग कई बार इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस भी कर चुके हैं कि ईश्वर ने उनको साक्षात अपना एक अंश बना के भेजा कि वो जो मैं जीव तुम्हें दे रहा हूं, तुम उनका पालन करो, उनका बड़ा करो, उनको संस्कार दो, और इस संसार में लड़ने की शक्ति प्रदान करते हुए समाज में उसको स्थापित करो। ये है माता पिता का धर्म। क्या इसमें तो नहीं हम कहीं कुछ खोट कर रहे हैं? इसमें तो नहीं मिलावट कर रहे हैं? क्या हम उनको खाली सुख सुविधाएं दे दें और एक अच्छे से स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में या बहुत महंगे स्कूल में एडमिशन दिलाने के बाद सोचे कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब स्कूल वाले जाने, वो जाने, उनका काम जाने? क्या कहीं हमारी न्यूक्लियस फैमिलीज इसकी जिम्मेदार तो नहीं है?
कि हम अलग रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, माता पिता से अलग रहना चाहते हैं, अपने परिवार पत्नी के साथ। उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चों को परिवार का पता ही नहीं होता कि परिवार कहते किसे हैं। उन्होंने खाली माँ बाप को देखा, स्कूल देखा, टीचर देखी, आया देखी, नौकर चाकर देखी, गाड़ी देखी, ऑनलाइन सामान आते देखा और बड़े हो गए। तो ये एक बड़ा विचारणीय विषय है। इसके ऊपर मैं तो चाहता हूँ जगह जगह गोष्ठियां होनी चाहिए, लोग अपने विचार दें, और समाज में अगर किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, परिवारों में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उसको सामने आना चाहिए। लोगों को अपने आप में आमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए। मानव जन्म लेने के बाद अगर हमने विवाह किया है, तो हमारी पहली जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी पत्नी का ख्याल रखें। जिसको किसी घर से लेके आए हैं, जिम्मेदारी के साथ लेके आए हैं, उसका पूरा पूरा ख्याल करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन उस जिम्मेदारी के बाद आगे की जिम्मेदारियों का क्या? परिवार बड़ा होता है, बच्चे होते हैं, वो भगवान ने आपको एक जिम्मेदार माँ बाप समझकर आपके गोद में डाले हैं, बच्चों को दिया है। उससे प्रसाद दिया है आपको ईश्वर ने कि आप उस, मेरा मेरा अंश है, इसका लालन पालन तुमको करना है और इनको उच्च तरीके से पालना है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में माता पिता सोचते हैं खूब कमा लो, अपना कमाते रहो, ऑफिस में रहो, प्रोफेशन में हो तो वहां मेहनत करते रहो, बिजनेस में हो तो वहां मेहनत करते रहो, घर में लाके पैसे दे दो, वहां हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बच्चे उस पैसे से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल चिंता नहीं करते। उस पैसे का किस तरीके से उपयोग हो रहा हम लोग नहीं देखते। शायद पहली हमारी जिम्मेदारी वही गड़बड़ हो रही है। बच्चों का तो छोड़िए, जब हम घर में घर के खर्चों के लिए पत्नी को पैसे दे रहे हैं, उनका खर्च कैसे हो रहा है उसकी तरफ भी शायद नहीं देखना चाहते। हल्की सी अगर नजर रखें कि घर में क्या हो रहा है, क्या वातावरण है, कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं है, तो शायद हम इन परेशानियों से बच सके। तो पहली जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पैसा कमाना और घर में सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराना करते हैं, इस विचार को मन से हटाना हो। हमें ना केवल कमाना है, कमाकर घर लाना है, देना है, बल्कि ये भी देखना है कि उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका उपयोग क्या हो रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है। अगर घर में दिया गया है तो उस पैसे का मेरी पत्नी या मेरा पति या मेरे बच्चे या घर में और कोई है, वो उस पैसे का कर क्या रहे हैं। अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो बहुत संभव है कि आपके पैसे का दुरुपयोग शुरू हो जाए, अंधा कुआं बन जाएगा। फिर आप लाते रहिए, कमाते खूब देते रहिए, और गलत रास्तों पे चलता चला जाएगा। कौन किन कामों में लेके आएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा हम लोग का रहता है कि अगर हमने बच्चों को अच्छे स्कूल में, ब्रांडेड स्कूल में, या ऐसा स्कूल बड़ा महंगा है जहाँ की फीस बहुत महंगी है और यहाँ पे नाम है जिससे कहते हैं कि साहब वहाँ बच्चे पढ़ के ये बन गए वो बन गए, वैसे स्कूल में डाल देंगे तो बच्चे हमारे बड़े अच्छे हो जाएंगे, गारंटी हो जाएगी उनकी सक्सेस की। मेरी समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा स्कूल है जो आपके भविष्य की गारंटी देता हो। पढ़ाई और सिलेबस तो लगभग सब स्कूलों में एक जैसा होता है। हमको अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाते टाइम, ये शर्मा जी, मैं वो विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आज मैंने दिन भर सोचे हैं, जो पॉइंट सोचे हैं, ये सब मेरे जी सर, जी दिन सर। भर सोचता रहा। हम्म। इसमें मैंने कहीं किसी अखबार की या कहीं किसी की लिखी हुई टिप्पणी से नहीं कर रहा, मुझे लगा कहाँ कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम्म। तो हमको ये देखना कि क्या हम अपने बच्चों को किसी ऐसे स्कूल में तो नहीं डाल रहे जहां पर उनके संस्कार, हमारे सनातनी संस्कार, हमारे पारिवारिक संसार संस्कार, जो हम पीढ़ियों से अपने साथ लेके आ रहे हैं और अब तक सक्सेसफुल रहे हैं, वो कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहे। उन स्कूलों में, ऐसे स्कूलों में एडमिशन तो नहीं दिला रहे कहीं बच्चों को ब्रांड के नाम पे या बड़े स्कूल के नाम पे, वहां जाके उनका कल्चर ही चेंज हो गया हो। रिसेंटली अभी एक मेरे साथ ऐसी घटना हुई, हम एक के घर में गए, तो उन्होंने बच्चे को हॉस्टल में डाला, शायद
थर्ड में बच्चा गया है, हाँ थर्ड में गया वो आया, उसने आते ही स्लैंग में कोई बड़ी ऑब्ससीन सी बात कही। आई वाज शॉक्ड। मैंने इमीडिएट उसके पेरेंट्स से बोला, मैंने उस बच्चे को कहा कि तुम जाओ अंदर, लेट मी टॉक टू योर पेरेंट्स। मैंने उनको कहा कि जब तक हॉस्टल में बच्चा नहीं गया था मैंने इसके मुंह से कभी ये बात नहीं सुनी। हॉस्टल से 3 महीने के अंदर आया और आते इसने ही स्टार्टेड टॉकिंग अब्यूजिव एंड ऑब्सीन लैंग्वेज बिफोर मी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं उससे कितना बड़ा हूं। हम दोनों की एज में कम से कम 55 साल का अंतर है। वो देख रहा बुजुर्ग बैठे हुए, सफेद दाढ़ी लेके बैठे, सफेद बाल हैं उनके, और घर में आते हैं सब इज्जत करते, पैर छूते हैं। वो मेरे सामने इस तरह की बात कर रहा है। ये किस कल्चर में आपने इसको डाला हुआ है? जस्ट एग्जामिन इट। अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्टल के चक्कर में या अच्छे शहर के चक्कर में कहीं बच्चा आपका गलत राह तो नहीं पकड़ा रहा। तो हमको ये भी देखना है कि हम बड़े नाम के चक्कर में और अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के सौंपने के चक्कर में कहीं अपने बच्चों को गलत हाथों में तो नहीं सौंप रहे। भाई आपका बच्चा आपका है। आप जितनी केयर अपने बच्चे की कर लोगे कोई नहीं कर पाएगा, ना कोई करेगा ना कोई करना चाहेगा। और स्कूलों में हर क्लास में आजकल कम से कम 40 बच्चे होते हैं। एक टीचर है वो 40 बच्चों को देखती है, संभालती है। वो 5 6 7 घंटे जितनी देर बच्चा स्कूल में रहता है उतनी देर अगर आप शेयर मतलब उसको भी कर लेंगे, कितना एक बच्चे को टाइम देती होगी, कुछ मिनट ही रह जाते। 6 घंटे को डिवाइड कर लीजिए 40 से, कितनी केयर कर लेगी? वो आपके बच्चे की उतनी केयर नहीं कर पाएगी जो आप कर पाएंगे। वो आपके बच्चे को उतना समय नहीं दे पाएगी जितना आप दे सकते हो। वो आपके बच्चे की कमियों को उतना उजागर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको तो खाली है कि मुझे 6 घंटे स्कूल में बिताने हैं और उसके बाद अपनी छुट्टी, बच्चा अपने घर जाए, उसके पेरेंट्स देखें, टेस्ट लेना है, नंबर देने हैं। लेकिन उसका क्या कल्चरली डेवलपमेंट हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कोई टीचर नहीं लेता, कोई स्कूल नहीं लेता। वो जिम्मेदारी आपकी है। हम लोग यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं एज ए पेरेंट की, सोचते हैं कि हमने अच्छे स्कूल में डाल दिया तो बच्चे का कल्चर बड़ा अच्छा हो जाएगा। कोशिश ये करिए कि आप बच्चे को घर में अच्छे संस्कार दीजिए, घर में उसके साथ समय बिताइए, उसको सिखाइए, और ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलाइए जहाँ, क्योंकि पढ़ाई लगभग सभी स्कूलों में एक जैसी हो सकता है कहीं लैंग्वेज की थोड़ी सी हो, कहीं अंग्रेजी बहुत बोली जाती है, कहीं अंग्रेजी कम बोली जाती है, कहीं अच्छी अंग्रेजी बोल के बच्चा अगर 9वीं मंजिल से कूद रहा है तो ऐसी अंग्रेजी बुलवाने से क्या फायदा? अच्छी अंग्रेजी बोलने या पढ़ने के बाद अगर बच्चा आपका सुसाइड कर लेता है, खाली गाजियाबाद की घटना नहीं है, पूरे देश में जगह जगह हो रहा, क्या फायदा है? क्या मिल गया ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलाने से? और स्कूलों को भी देखना चाहिए कि वो अपने यहाँ के कल्चरल डेवलपमेंट कैसा हो रहा, बच्चा उसको देखे। तो आपको घर में बच्चे को वो सारे संस्कार देने हैं जो आप में हैं और जो आप अपने पुरखों से लेते हुए आए हैं और आपने तरक्की की है, जीवन में सक्सेसफुल रहे हैं। नेक्स्ट बात है कि आप पूरी जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर बिल्कुल ना छोड़ें कि वो बच्चे को देख रहे हैं तो सब ठीक होगा, बच्चे को टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो सब ठीक होगा। टेस्ट के अलावा घर में आकर बच्चा क्या करता है आपको नजर है। जब तक आप बच्चे की गतिविधियों पर नजर नहीं रखेंगे, आप उसके स्वभाव पे नजर नहीं रखेंगे, आप उसके आचार विचार पर नजर नहीं रखेंगे, उसमें आते हुए बदलावों पर नजर नहीं रखेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे क्या हो रहा है उसके जीवन में। जिस तरह हमारे जीवन में या आपके जीवन में या पेरेंट्स के जीवन में 10 तरह की परेशानियां होती, ऑफिस में बॉसेस हैं, जूनियर्स हैं, 10 तरह के कंपटीशंस हैं, टारगेट्स हैं, ये सब है। उनका टेंशन लेके हम लोग चलते हैं, पारिवारिक टेंशन लेके चलते हैं, रिश्तेदारियां, यहाँ जाना वहां जाना है।
ये काम करना, वो काम करना, पैसा कमाना, घर चलाना, फीस देनी है, ये पेमेंट करना, वो पेमेंट, लिटिगेशन आ गया, लिटिगेशन को देखना है। क्या हम इस चीज से आंखें मूंद लेते हैं कि बच्चों की जिंदगी में भी इसी तरह के टेंशन होते होंगे? उनका नेचर अलग होता हो लेकिन टेंशन हो सकते हैं। साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के टेंशन हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ कोई मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, कहीं कोई एटीट्यूड की बात हो सकती है, कहीं क्लास में डांट डपट की बात हो सकती है, कोई आपस में मुहाचाही की बात हो सकती है, कहीं कोई इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, घर में कोई इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, घर में किसी ने कोई बात गलत कह दी हो, इसको डांट दिया, डपट दिया। जब तक हम बच्चे के साथ बात नहीं करेंगे हमको उसका पता नहीं लगेगा, और जब तक हम उसके बारे में बात करके पता नहीं लगा लेंगे हम उसकी परेशानी दूर नहीं कर पाएंगे। हमको बच्चे के मन को पढ़ना कि कर क्या रहा। सारी परेशानी ये हो गई कि कमाने के चक्कर में, बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाने के चक्कर में हम लोग का बच्चों से इंटरेक्शन लगभग खत्म हो गया। सुबह जल्दी निकल जाना, रात को देर से घर आना, और आते ही थके मांदे हम लोग भी होते हैं, पेरेंट्स। हम लोग मतलब पेरेंट्स से कहना है, पेरेंट्स थके मांदे होते हैं और आके वो सो जाते हैं। खाना खाया, सो गए बच्चे, फिर सुबह उठे, उनको स्कूल भेज दिया तैयार करके, फिर अपनी जिम्मेदारियों में लग गए, दौड़ भाग में लग गए। लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। थोड़ा कम खाएं, कम खाएं, कम कमाएं। पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है। आपको बच्चों के संस्कार, उनके चरित्र पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपने बच्चों का संस्कार और चरित्र निर्माण नहीं किया तो ये आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें, फ्लैट्स खरीद लें, गाड़ियां खरीद लें, वो सब बेकार है। मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि अगर किसी का इस जीवन में सबसे बड़ा कैपिटल है तो वो उसके अपने बच्चे हैं, जिनमें वो उनके पैदा होने की डेट से इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। इन्वेस्टमेंट खाली पैसे का नहीं होता, इन्वेस्टमेंट टाइम का होता है, इन्वेस्टमेंट अफेक्शन का होता है, इन्वेस्टमेंट अटैचमेंट का होता है, इन्वेस्टमेंट इमोशंस का होता है। पैसा तो बहुत बात की चीज है, इन्वेस्टमेंट परिवार के नाम का होता है। अगर वो कहीं आपका फेल्योर हो गया कैपिटल, आप जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो। आपका पैसा, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके फ्लैट, आपके एसेट्स आपको काटने दौड़ेंगे कि किसके लिए, अब किसके लिए, सब तो चला गया। यदि आपके बच्चे आपके सामने सब सेटल हो जा रहे हैं, बेटियां अपने घर में, ससुराल में, या जैसे भी सुखी हैं, सब अच्छा खा कमा रहे हैं, आपके बेटे अच्छी जगह सेटल्ड हो गए हैं, अच्छी जॉब में हैं, या अच्छा प्रोफेशन में हैं, या अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, दे आर लीडिंग ए हैप्पी लाइफ, मुझे लगता है इससे बड़ा सुख तो जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। और इसको करने के लिए अगर आपको कहीं 10 जगह भी कंप्रोमाइज करना पड़े, अपने एसेट के साथ कंप्रोमाइज करना पड़े, कम कमा लेंगे लेकिन मुझे बच्चों को और परिवार को ज्यादा टाइम देना है, कम खा लेंगे लेकिन बच्चों को ज्यादा टाइम देना है, बाहर कम चले जाएंगे, एंटरटेनमेंट कम कर लेंगे, बाहर की दुनिया की कम सैर कर लेंगे, लेकिन बच्चों को हमें ज्यादा टाइम देना है। ये एक नेसेसिटी है, ये जिम्मेदारी दी है, और ये जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है हमको, भगवान ने दी है, जिन्होंने हमें बच्चे दिए हैं फूल की तरह, गढ़ने के लिए दिए थे, उनका चरित्र बनाने के लिए दिए थे, संस्कार बनाने के लिए दिए थे, और अगर हमने उनमें गलती कर दी तो मतलब हम एक अपराध कर रहे हैं ईश्वर की तरफ, अपराध कर रहे हैं समाज की तरफ, अपराध कर रहे हैं अपनी तरफ, अपने परिवार की तरफ। सरासर अपराध है ये, अगर हमने उनको सही शिक्षा दीक्षा, सही संस्कार, सही चरित्र नहीं दिया तो। एक एक पल को हमको देखना है सुबह से शाम तक कि हमारे परिवार में हो क्या रहा। सिर्फ पैसा देना, फेंकना, या खर्चा करना, साधन जुटाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
अगर हम यही सोचेंगे तो हम सिर्फ सिर्फ पारिवारिक दायित्व की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। एक और बड़ा कंसेप्ट रहता है हम लोग के दिमाग में। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ने अपना बच्चा बचपन जो है, जिससे भी आप कहानी सुन लीजिए, 60 की पैदाइश, 60 से लेके 80 के बीच की पैदाइश या 60 के पहले की पैदाइश देख लें, सबका जीवन अभाव में गुजरा हुआ है। सब कहेंगे ऐसा हमने बड़ा अभाव में जीवन बिताया है। बड़ी कमियां थी जीवन में। ना पैसा था, ना अपना घर था, किराए में रहते थे, गाड़ी नहीं थी, स्कूटर नहीं था, ये नहीं था, सब ये सब चीजें आपको कहते सुनते मिलेंगे। आप कभी सोचिए कि जिस वक्त हम लोग का बचपन था, उस वक्त कितने लोग के पास गाड़ियां होती, कितने लोगों के पास स्कूटरें होती थी। अपने देश का ही डेवलपमेंट कितना हो पाया था। अपना देश ही शैशव काल में था, तो हम लोग की क्या उन्नति हो पाती। इसलिए उस चीज को बिल्कुल भूल गया, और अब हमको जो प्राप्त है, हम सोचते हैं हमने जो अभाव झेले हैं वो हमारे बच्चे ना झेलें, उनको वो सब मिल जाए जो हम उस वक्त चाहते थे और हमको नहीं मिला। शायद यहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमको ये समझना चाहिए कि आज की तारीख में अगर हम सक्सेसफुल हैं, आज की तारीख में अगर हमने तरक्की की है, और आज की तारीख में अगर हमने वो सारी सुख सुविधाएं जुटा ली हैं जिनसे हम अपने बच्चों को वो सब देना चाहते हैं जो हमको नहीं मिला, तो उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि हमने उसके लिए प्रयास किया, संघर्ष किया, और उसके प्राप्त करने का एक उद्देश्य रखा, पुरुषार्थ किया, हिम्मत की, ताकत लगाई, लक्ष्य स्थापित किया और लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया, मेहनत की, तब वो सब चीजें हमें मिली हैं। और अगर हम बच्चों को वो सब बिना प्रयास के, बिना मेहनत के हर चीज ऐसे ही प्रोवाइड करा देंगे, तो उनका विकास कहाँ हो पाएगा। मुसीबतों से लड़ने में, एडवर्सिटी से लड़ने के लिए उनकी ताकत कहाँ से आएगी, उनमें हिम्मत कैसे आएगी, उनको पुरुषार्थ करने का अवसर कैसे मिल पाएगा। यहां हमको ये विचार करना है कि हम उनको हर चीज स्पून फीडिंग नहीं करें। ये मत सोचे हमको ये नहीं मिला इसके लिए इनको ये मिलना बहुत जरूरी है। उनको भी मेहनत करने दिए शुरू से। बहुत पुरानी बात नहीं, हम लोग का बचपन ही होता था, मदर जो है घर की सिस्टर्स को, हमारे या घर की लड़कियों को कहती थी चलो हमारे साथ किचन में और सीखो कैसे बनाया जाता है, खाना कैसे बनाया जाता है, कैसे परोसा जाता है, कैसे खिलाया जाता है बड़ों को। एक कल्चर होता था जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। बेटियां अपना किचन में जाके लग रही हैं, बच्चे लोग, बेटे लोग घर के बाहर का सामान लेके आ रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं इधर से सामान। अब हमने ये सब चीजें बंद कर दी हैं। इससे क्या हो गया कि एक दूसरे के साथ जो समय बिताया जाता था, घंटे 2 घंटे किचन में हो गया या मार्केट में हो गया, वो सब बंद हो गया। अब उस समय का सुबह सदुपयोग बच्चे अपने हिसाब से करते हैं। उनकी जैसे इच्छा होती वैसे काम करते हैं, जैसे उनको लगता है यह समय बिताना, उस हिसाब से समय बिताते हैं। एक जो न्यूक्लियस फैमिली वाली बात है, जैसे पहले फैमिलीज होती थी इसमें दादा दादी, नाना नानी कहीं ना कहीं होते थे घर में, 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी का इंटरेक्शन बहुत होता था। दूसरी पीढ़ी कमाने में और सुविधाएं जुटाने में प्रयास पर रहती थी। और पहली पीढ़ी का तीसरी पीढ़ी के साथ इंटरेक्शन, मतलब दादा के साथ पोते का इंटरेक्शन इतना होता था, और उससे बच्चे कल्चर लेते थे। दादा दादी मंदिर में, घर में बना हुआ, वहां पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम आरती कर रहे हैं, तो बच्चे साथ में बैठ गए, उन्होंने भी आरती करनी सीख ली। उस समय उनके साथ बिताया, कहानियां सुनी उनके उनसे, स्टोरीज बुक्स आती थी, वो साथ बैठ के पढ़ते थे। अब न्यूक्लियस फैमिलीज हो जाने से वो एक पीढ़ी समाप्त हो गई है, घरों से हट गई है।
उनके हट जाने से एक जो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर होता था, संस्कारों का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता था, जिसकी किसको भनक नहीं लगती थी, शांति से एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता था, आगे बढ़ता जाता था, वो समाप्त हो गया है। ज्वाइंट फैमिलीज का कंसेप्ट बिल्कुल समाप्त हो गया है, क्योंकि हम लोग अब साधन प्रिय, सुविधा प्रेमी और पारिवारिक रिश्तों की जगह पे सुविधाओं की तरफ ज्यादा जाने लगे। उससे जो इंटरेक्शन है आपस में परिवार में, वो समाप्त हो। ये एक बहुत बड़ा कारण। नई जनरेशन को पता ही नहीं है कि रिश्ते क्या होते हैं, क्या क्या रिश्ते होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है, उनके साथ कैसे अटैच हुआ जाता है। अब तो होता है कोई आया, 2-4 दिन के लिए आया, 2-3 दिन के लिए आके रह के चला गया, बहुत ज्यादा रह लेंगे, 15 दिन रह लेंगे, हफ्ता भर रह लेंगे, फिर वो अपने घर, आप अपने घर, उतने दिन भी आप डिस्टर्ब महसूस करते हो कि उन्होंने हमारी प्राइवेसी में दखल दिया। एक नया कंसेप्ट आ गया प्राइवेसी का। बच्चे जरा से बड़े हुए नहीं कि वो प्राइवेसी का कंसेप्ट आना शुरू हो जाता है कि आप मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने कमरे में हूं, मैं अब चाहे टीवी देखूं, चाहे मोबाइल देखूं, चाहे आईपैड देखूं, सोशल मीडिया पे, चलो डोंट डिस्टर्ब माय प्राइवेसी। मुझे नहीं लगता कि परिवार के अंदर कहीं कोई प्राइवेसी होती है, खासकर माँ बेटी के बीच में कोई प्राइवेसी नहीं, ना होती है, ना होनी चाहिए। बच्चियों का जीवन एक एक दिन बढ़ता बढ़ता माँ के गोद में ही रहता है थ्रू आउट, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। माँ उनकी हर एक चीज का ख्याल रखती है, केयर करती है, उसको पता होता है कि बच्चों में क्या चेंजेस आने हैं, क्या बायोलॉजिकल चेंजेस आने हैं, क्या इमोशनल चेंजेस आने हैं, और उसको कैसे टैकल करना है। तो ये प्राइवेसी का कंसेप्ट हम लोग को बहुत कहीं घातक लग रहा है। इस वजह से हम लोग अपने बच्चों में हो रहे परिवर्तनों को नहीं देख पा रहे, चेंजेस जो उनमें आ रहे हैं, उनके बिहेवियरल चेंजेस में नहीं आते। थोड़ी देर के लिए कहीं इकट्ठे भी हुए तो हो सकता है कहीं स्कूल छोड़ने जाते समय, आते जाते घर में आए, नमस्ते नमस्ते हो गई, या कभी कभी डिनर एक साथ ले लिया, या लंच ले लिया एक साथ, या संडे को कहीं चले गए। बाकी सब बच्चों की, सबकी खाने की भी अपनी अपनी पसंद हो गई और अवेलेबिलिटी हो गई है। आपने 2 मिनट में ऑनलाइन मंगवा लिया, बच्चों ने अपना मंगवा लिया, उन्होंने अपने कमरे में खा लिया, आपने अपना खा लिया, या घर में जो बना आपने वो खा लिया, बच्चों ने अपना मंगवा के कमरे में खा लिया। एक साथ बैठकर खाना भी नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं हमको इन चीजों में परिवर्तन करना होगा, बहुत आवश्यक है। हमको ये देखने के लिए कि हमारे बच्चे किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से बढ़ रहे हैं, बड़े होते हुए उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कहाँ हमको इंटरफियर करना है। उसके लिए हमको निरंतर उनको देखना जरूरी है, उनके साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। इसलिए हमको बच्चों को और परिवार को समय बहुत देना पड़ेगा। अपने आप को देखें कि क्या कहीं हम वेस्टर्नाइज्ड होने के चक्कर में, या कहना चाहिए अपडेटेड होने के चक्कर में, या स्मार्ट होने के चक्कर में खुद अपना कल्चर भूलते भूलते वही भूला हुआ कोई नया कल्चर बच्चों के ऊपर तो नहीं थोप रहे हैं। सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स के बीच में अपडेटेड और स्मार्ट रहने के दिखावे के लिए हम कोई ऐसे कल्चर को तो नहीं अपनाते जा रहे जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए घातक है। ये देखना बहुत आवश्यक है, और अपने पे कंट्रोल सबसे पहले करना पड़ेगा। आपको अगर बच्चों को सुधारना है, या बच्चों में कोई आप चीज लाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि वो किसी चीज में अगर कोई गलत हैबिट आ गई है उसका त्याग करें, उसके लिए पहले आपको अपने में वो परिवर्तन लाना पड़ेगा। पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल बन के रहना पड़ता है, बच्चे उसको फॉलो करें। अब तो ये बच्चा जो रो रहा है, उसको मोबाइल दे दिया, उसमें कुछ ना कुछ
बच्चों के गेम आ रहे हैं या उनके कार्टून्स आ रहे हैं, वो सब लगा दिया, टीवी पे लगा दिया, बच्चा बैठा देख रहा, और आपने जैसे ही बंद किया और रोने लगा, आपने फिर चालू कर दिया। उसको नो सुनना पसंद नहीं है, वो नो सुनता नहीं, और आप उसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो जाने दो इसको थोड़ी देर और देख ले, चलो जाने दो इसको थोड़ी देर और देख ले, चलो जाने दो इसको थोड़ी देर और देख लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि वो नो ना सुने, जो वो कह रहे हैं वही हो। अगर कोई आपके घर में आता है तो बच्चे अपने अपनी प्राइवेसी को और अपने रहन सहन के तरीके को बिल्कुल चेंज नहीं करते। अगर कोई 2 दिन 3 दिन आपके घर में कोई बुजुर्ग रहने आ गए, दादा दादी या नाना नानी रहने आ गए, वो उनको लगेगा कि वो आए हैं, वो अपने हिसाब से उनको जो रहना करें, हमको डिस्टर्ब ना करें, हमारी रूटीन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये इंटरेक्शन का सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। जब हम उनके साथ इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, अपने समय से समय निकाल कर उनको नहीं देंगे, या अपने प्रोग्राम्स में चेंजेस नहीं करेंगे, तो उनके साथ कैसे इंटरेक्शन करेंगे? तो वी हैव टू सी कि हम उनका पालन पोषण कैसे कर रहे हैं। हम खुद कल्चर्ड दिखने की, जो वेस्टर्नाइज दिखने के चक्कर में कई बच्चों का कल्चर तो नहीं साथ में खराब करते चले जा रहे हैं। एक और चीज बहुत होने लगी है, अगर आपको याद हो, हम लोग छोटे थे, अगर हम लोग बाहर गली मोहल्ले में या कहीं स्कूल कॉलेज में या कहीं कुछ गलती करते हुए देख लिए जाते थे पड़ोस के अंकल के द्वारा, तो हमारे घर में इंफॉर्मेशन आ जाती थी कि आपका बेटा बेटी जो है आज वहां पर थे, इनसे पूछिए किस लिए थे वहां पे। अगर कोई प्रॉपर रीजन है तो ठीक है, नई रीजन है, दे हैव टू एक्सप्लेन। थोड़ी डांट पड़ती थी। ये सोशल इंटरेक्शन लगभग खत्म हो गया। अब पास का पड़ोस का आदमी पड़ोस से बात करने को राजी नहीं है, बच्चों की तो छोड़िए। अगर किसी का बच्चा कुछ कर रहा है, लड़का लड़की कुछ कर रहा है, करने दो, खुद ही देखेंगे, हमें क्या लेना देना। और अगर कहीं कोई कुछ कहता भी है तो हम उसको अननेसेसरी इंटरफेरेंस मानते हैं। ये हम लोग की सोच में बहुत तेजी से चीजें चेंज हुई हैं, और उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इतने ज्यादा सुसाइड के केसेस रैम्पेंट हो गए हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं। आईआईटी के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कानपुर में आई बहुत ज्यादा सुसाइड हुए, क्योंकि उनको हम अपने परिवार में ये बता ही नहीं पाए कि सुसाइड करना गलत है, ये पाप है। हमारे कल्चर में पाप है, हमारे सनातन धर्म में पाप है। ईश्वर ने हमको कोई जन्म दिया है समाप्त करने के लिए नहीं दिया है। हम बच्चों के चरित्र निर्माण में कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। नई पीढ़ी की तैयारी में हमको, मुझे तो विफलताएं लग रही हैं। पैसा चाहे जितना कमा लें, चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर लें, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन जाएं, लेकिन अगर कल्चर हम उनको नहीं दे पा रहे हैं, कल्चरली हम अगर उनको अपडेट अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे, या अपने संस्कार जो अपने परिवार के वो नहीं दे पा रहे हैं, वो उससे छूटते जा रहे हैं, तो दुनिया में वो कुछ भी कर ले क्या फर्क पड़ता है? परिवार को क्या फर्क पड़ता है? एक डिटैचमेंट तो हो गया ना। अच्छे स्कूलों में पढ़ाकर सिर्फ अच्छा ज्ञान देना ही नहीं है, चरित्र कहीं सबसे बड़ा होता है। कहते हैं ना, अगर धन की हानि होती है तो कोई हानि नहीं है, स्वास्थ्य की हानि होती है तो थोड़ी हानि है, लेकिन अगर चरित्र की हानि हो गई तो उससे बड़ी कोई हानि नहीं होती, और चरित्र से ही आदमी पहचाना जाता है।
घर में, समाज में, राष्ट्र में किसी की अगर इज्जत है तो उसके चरित्र की वजह से होती है। ज्ञान अपनी जगह पे आवश्यक है, स्वास्थ्य भी आवश्यक है, किंतु यदि चरित्र ही नहीं रहा तो ज्ञान और स्वास्थ्य क्या कर लेगा। इसमें एक बहुत एक सुंदर कथा है कि एक राजा के दरबार में एक राजपुरोहित थे, बहुत ज्ञानी थे। सभी वेदों का ज्ञान था उनको, सभी धर्म ग्रंथों के बड़े ज्ञाता थे, और राजा को बहुत अच्छा गाइड करते थे। कभी कोई परेशानी हो जाती थी, कहीं कोई धर्म संकट होता था, वो हमेशा राजा की सहायता के लिए उपस्थित होते थे और उनको बिल्कुल सही निर्देश, मतलब दिशा निर्देशन देते थे। हालांकि उनको अपने ज्ञान का बिल्कुल अहंकार नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। वो ये मान के चलते थे कि अच्छा चरित्र और अच्छा ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक है। उनका राज दरबार में इतना सम्मान था कि जब वो राज दरबार पहुंचते थे तो राजा उनके सम्मान में स्वयं सिंहासन छोड़कर खड़े होते थे, उनको प्रणाम करते थे। राजपुरोहित जब अपना आसन ग्रहण कर लेते थे उसके बाद राजा अपने आसन पर बैठते थे। इतना सम्मान था उनका। बड़े चरित्रिक आदमी, उच्च चरित्र के और बहुत ज्ञानी। लेकिन वही है ना, जब ज्ञान होता है तो आदमी मन में 10 तरह की बातें सोचता है, 10 तरह के विचार आते हैं। एक बार उनको लगा कि मेरा इतना सम्मान हो रहा, वो चरित्र की वजह से हो रहा है या मेरे ज्ञान की वजह से हो रहा है, इसका पता करना चाहिए। तो एक दिन जब दरबार उठ गया, वो जब चलने लगे तो खजांची के साथ कहते चलो चल के खजाना देखते तुम्हारा। वहां गए, खजाना देखा, बड़ी तारीफ की, बहुत है, धन धान्य है। उन्होंने वहां से कुछ नहीं, 10 मोती उठा लिए, बहुमूल्य मोती उठा लिए और जेब में रख लिए और चल दिए। खजांची अवाक सा देखता रहा और बड़े ही किंकरतव्य विमूढ़ सा कि आज राजपुरोहित को क्या हो गया, महाराज को क्या हो गया, इन्होंने तो कभी ऐसा किया नहीं। ये तो इतने ज्ञान का भंडार है इनको, इतने बड़े चरित्र के आदमी, आज इन्होंने ऐसे 10 मोती उठाया चले गए। एक चूंकि पहली बार हुआ था, वो भी हक्का बक्का अवाक था, वो शांति से बैठ चुपचाप देखता रहा और बिल्कुल खामोश था, उसे किसी से कोई इस बारे में बात नहीं। अगले दिन जब राज दरबार फिर उठा, समाप्त हुआ राज दरबार की कार्रवाई, सब लोग अपने अपने चले गए, राजा अपने राजमहल चला गया। राजपुरोहित फिर खजांची के साथ गए, चलो तुम्हारा खजाना देखते हैं। वहां गए, इधर उधर देखा, फिर उसके सामने उन्होंने 10 मोती, बहुमूल्य मोती उठाए, वो भी जेब में रखे हुए चले गए। अब राजपुरोहित थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने कहा कि ये राजपुरोहित नहीं, वो खजांची थोड़ा परेशान हो गया कि ये राजपुरोहित जी को हुआ क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन्होंने तो हमेशा इसको मिट्टी माना है, धन को, संपदा को। बड़ा परेशान सा, टेंशन में, लेकिन रात भर वो परेशान रहा। उसने कहा चल के कल देखते हैं, राजा जी को बताते। लेकिन अगले दिन वो बताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं कहूंगा पता नहीं महाराज इसको एक्सेप्ट करेंगे या इसको सही मानेंगे या नहीं मानेंगे। तीसरे दिन राज पुरोहित फिर राज दरबार के उठने के बाद खजांची के साथ गए और वही प्रक्रिया दोहराई। खजाना देखा और वहां से 10 मोती और ले लिए, 30 मोती उन्होंने। अब राजपुरोहित से नहीं रहा गया, अब राज खजांची से नहीं रहा गया। वो राजपुरोहित जब चले गए तो सीधे महाराज के पास गया गया, महाराज 3 दिन से घटना हो रही, पहले दिन मुझे लगा शायद भूलवश हुई होगी, दूसरे दिन मैं खुद परेशान था, लेकिन आज जो देखा, आज के बाद लगता है वो जानबूझ के कर रहा है, खजाने में गड़बड़ी हो जाएगी सब। 30 मोती अब तक वो ले जा चुके। राजा भी परेशान की, राजपुरोहित को क्या हो गया, ये तो ऐसे नहीं थी, तो बड़े चरित्रवान आदमी है, पाक साफ आदमी है, इनको क्या हो गया। अगले दिन जब राजपुरोहित राज दरबार में आए तो महाराज जो हमेशा उनको देख के राज सिंहासन से खड़े होकर उनका स्वागत करते थे, प्रणाम करते थे, उन्होंने राजपुरोहित की तरफ देखा भी नहीं, ना ही अपना आसन छोड़ा, चुपचाप इधर उधर देख के लोग से बात करते रहे, इग्नोर कर दिया राजपुरोहित। राजपुरोहित अपना गए, आसन पे बैठ गए।
दिन भर राज दरबार की कार्यवाही चलती रही। जब राज दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई, उसके बाद जब उठ के जाने लगे, राजपुरोहित भी जब चलने लगे, तो राजा ने उनको आवाज देके रोका, महाराज रुकिए, आपसे कुछ वार्ता करनी है। राजपुरोहित रुक गए, समझ तो गए कि क्या बात करना चाहेंगे। राजा ने उनसे कहा कि महाराज, मुझे इस तरीके से खजांची ने बताया है कि आप 3 दिन से वहां से खजाने से कुछ लिए जा रहे हैं। आपने अब तक कितने मोती चुराए हैं? राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, मैंने 3 दिन में 10-10 करके 30 मोती चुराए हैं वहां से। चुराया नहीं, बल्कि लेके गया हूं, उठा के लेके गया हूँ, खजांची के सामने से लेके गया। और उन्होंने जेब से पुड़िया निकाली, एक लिफाफा निकाला और उनको दे दिया, कहते ये आपके 30 मोती हैं। राजा ने एकदम हाथ जोड़ के पूछा, महाराज ये आपने क्यों किया? अगर आपको कोई आवश्यकता थी, आप मुझसे कह सकते थे। मुझसे कहते, मैं आपको इससे कहीं अधिक धन धान्य उपलब्ध कराता। आपकी कोई परेशानी मुझे बताते, पूरा राज्य आपके समर्पित है, मैं आपके प्रति समर्पित हूं, आपने इस तरह की हरकत क्यों की? तो उन्होंने कहा, राजा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था, मेरा इस दरबार में सम्मान क्यों हो रहा है? मेरे ज्ञान के कारण हो रहा है या मेरे चरित्र के कारण हो रहा है? इस घटना से मुझे अब इस बात का प्रमाण मिल गया है कि मेरा सम्मान यहाँ पर सिर्फ मेरे चरित्र की वजह से था, ज्ञान की वजह से नहीं। क्योंकि ज्ञान की तो अभी भी मेरे में कमी नहीं है। मैं उतना ही ज्ञानी हूं जितना कल था, परसों था, या आज से 10 दिन पहले था। अभी भी मैं आपके सारे प्रश्नों को, आपके कहीं पर प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, मैं उसका उत्तर देने में, आपको सही दिशा निर्देश देने में, मार्गदर्शन करने में समर्थ हूँ। लेकिन 3 दिन के इस कार्यक्रम ने मेरे चरित्र को आपके सामने, आपकी नजरों के सामने, आपके खजांची की नजरों के सामने गिरा दिया। इसी वजह से आज मैं जब आया हूं दरबार में, ना आप अपने आसन से उठे, ना आपने मेरे से अभिवादन किया जैसे आप रोज करते हो। तो मैं तभी समझ गया था कि आपकी नजरों में मेरा चरित्र गिर चुका है। तो मैं सिर्फ एक परीक्षा ले रहा था, ये रहे आपके मोती, आप इसको वापस भिजवा दीजिए अपने खजाने में। मुझे इसमें से कुछ नहीं लेना, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। लेकिन राजन, अब इससे आपको अपने लिए एक नया दिशा निर्देश मिल रहा है कि आप अपने राज्य में उन्हीं लोगों को बढ़ावा दीजिए जो चरित्रवान है। ऐसे लोगों को अपने दरबार में लीजिए जो चरित्र से कठोर है। क्योंकि अगर किसी का चरित्र गिर गया, इसकी क्रेडिबिलिटी या इंटीग्रिटी समाप्त हो गई, आपके राज दरबार में किस तरह से उथल पुथल होगी, किस तरह की परेशानियां आएगी, कोई नहीं जानता। बहुत कष्ट में आ जाएंगे। इसलिए आप चरित्रवान लोगों को ही लीजिए। तो हमको वही चरित्र अपने बच्चों में निर्मित करना है। वही चरित्र हमको अपने अंदर भी निर्मित करना है, ताकि हम स्वयं एक एग्जाम्पल बन सकें अपने बच्चों के सामने कि ऐसा चरित्र होना चाहिए। हम खुद तो दिन भर टीवी देखते रहेंगे, खुद तो दिन भर मोबाइल देखते रहेंगे, बच्चों से कहेंगे मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, पढ़ाई करो। अगर हम भी उनके साथ किताब लेकर बैठ जाएंगे, कोई अपनी पुस्तक या किसी तरह की पढ़ने की, तो बच्चे भी अपने साथ में बैठ के पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन हम अगर मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, तो हमारे पास वो नैतिक सामर्थ्य कहाँ रह जाएगा, नैतिक अधिकार कहाँ रह जाएगा कि हम अपने बच्चों से कहें कि नहीं तुम मोबाइल मत देखो, मैं देख रहा हूं तो कोई गलत नहीं, तुम देखोगे तो गलत हो। एक और चीज हुई है, समय देख लूं, क्योंकि आज एक ऐसा शब्द सब्जेक्ट था। अभी है 5 मिनट है। एक और चीज हुई है कि हम लोगों में जो हम एक कल्चर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उस कल्चर का क्षरण, उस संस्कारों का क्षरण हम लोग के साथ भी होता जा रहा है। इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। बड़ी सुंदर तरीके से हम लोग मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करेंगे,
कथा भी में भी अटेंड करेंगे, घर में भी कथा करवाएंगे, रुद्राभिषेक भी करवाएंगे। लेकिन जो मन से ईश्वर को याद करना या मन से समर्पण की भावना, वो समाप्त होती जा रही है। कहीं ना कहीं चीजें अब दिखावे में मुझे लगता है कहीं ज्यादा होने लगी हैं। जीवन में उतारने वाली या चरित्र में उतारने वाली चीजें कहीं पीछे होती जा रही हैं। घर में पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, सब है, कोई बात करेगा कि हाँ हाँ हमारे यहाँ गीता भी है, हमारे यहाँ रामचरितमानस भी है, हमारे यहाँ ये भी है, हमारे यहाँ वो भी है, सारी पुस्तकें ला के, धार्मिक पुस्तकें ला के रख देंगे, दिखा देंगे। लेकिन हम स्वयं उनको कितना पढ़ते हैं, हमने स्वयं उनको कितना पढ़ा है, या हम उनके कितना समय, मैं नहीं कहता 24 घंटा भी नहीं पुस्तकों को पढ़ते रहिए, नहीं, कोई नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। समाज में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए आप 24 घंटे धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ सकते। आप एक समय निर्धारित कर लीजिए ना, आधा घंटा रोज पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, 15 मिनट पढ़ेंगे। हम लोग उन पुस्तकों को खोलते ही नहीं है। एक बार एक परिवार ने अपने घर में हवन किया। हवन किया, हवन करने के बाद जो महाराज आए थे, संत महाराज जिन्होंने हवन करवाया था, पूजा करवाई थी, उनको उन्होंने भोजन करवाया, जिसे ब्रह्म भोज कहते हैं। बड़े प्रेम से भोजन करवाया, घर में बना हुआ भोजन था, उनको दिया। भोजन के जो बर्तन थे वो सब चांदी के बने हुए थे। उन्होंने वो सब उनके सामने रखे। महाराज ने भोजन किया और चले गए। जाने के बाद जब गृहिणी ने, यानी कि पत्नी ने, वहाँ पे जो परिवार में जिन्होंने भोजन परोसा था, वो जब बर्तन धोने लगी तो उन्होंने पति से कहा कि इसमें एक चांदी का चम्मच नहीं दिखाई दे रहा है। उसको ढूंढा गया, नहीं मिला। अब पूजा पाठ सब एक तरफ था, ये तनाव दिमाग में दोनों के आ गया कि चांदी का चम्मच कहाँ चला गया। और पहला शक किस पे गया? उन विद्वान पुरुष के ऊपर गया, उस महाराज जी के ऊपर गया, जो उनके घर में हवन करवा के, पूजा करवा के, भोजन करके गए थे, कि हमने तो इन्हीं को चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया था, वो चांदी का चम्मच गायब है, वो ले गए हैं कहीं लालच में आके। मन ही मन द्वंद चलता रहा मियाँ बीबी दोनों के बीच में, पूछे ना पूछे, पूछे ना पूछे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि कैसे कह दें। इंतजार किया, 6 महीने बाद उन्होंने घर में पुनः एक पूजा करवाई। पूजा करवाने के बाद जब उनको पुनः भोजन परोसा गया, भोजन जब महाराज कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े डरते डरते हाथ जोड़ के कहा, महाराज अगर क्षमा हो, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "हाँ, पूछो।" तो उन्होंने कहा, महाराज पिछली बार जब आप भोजन करके गए थे, आपको इन्हीं बर्तनों में परोसा था। उस दिन से हमारे घर में एक चांदी का चम्मच उसी दिन से गायब है। हम खाली अपने एक शक का निदान करना चाहते हैं, हम आप पे कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहते। संत महाराज के हाथ से रोटी का गिलास छूट गया, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहते, मैंने तो तुम लोग की एक परीक्षा ली थी कि तुम लोग इतनी कथा करवाते हो या हवन करवाते हो, वास्तव में तुम ये इसको जीवन में उतारते हो या नहीं उतारते। तुम्हारे मंदिर में रामायण पड़ी हुई है, उस रामायण में जाके देखो, चांदी का चम्मच पड़ा हुआ है। मैं रख के गया था ये देखने के लिए कि तुम लोग ये पुस्तकें रखी, कभी इनको पढ़ती हो कि नहीं पढ़ते हो। 6 महीने में तुम लोगों ने उस पुस्तक को एक बार नहीं खोला। धार्मिक पुस्तकें सिर्फ दिखावे के लिए रखी हुई है। वो गए, उन्होंने वहां से चांदी चम्मच लिया और हाथ जोड़कर वो दोनों उनके चरणों में गिर गए कि महाराज, हमने शक किया, ये हमारी गलती है, और दूसरा हम उसको अपना नहीं पाए जो हमको अपनाना चाहिए। तो सारे प्रॉब्लम ये है कि हम सारी शिक्षाएं, सारी चीजें अपने बच्चों को देना चाहते तो खुद उसको ग्रहण करें नहीं करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने हम चरित्र में उतारे ना उतारे, उससे कोई लेना देना नहीं।
तो जब हम अपने आप चरित्र को इतना मजबूत नहीं करेंगे, हम खुद अपने आप को इतना मजबूत नहीं करेंगे, हम खुद उन संस्कारों को नहीं ग्रहण करेंगे, बच्चे को कैसे हमारी बात मानेंगे? वो तो आपस में यही कहेंगे ना, जब पापा नहीं करते हैं तो हम, मम्मी नहीं करती तो हम लोग क्यों करें? हमको बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले स्वयं में वो चीजें लानी पड़ेगी, वो चरित्र उतारना पड़ेगा, वो संस्कार उतारने पड़ेंगे। जिस विषय से मैंने प्रारंभ किया था, मुझे लगा इन चीजों को आज शायद सबसे रेलिवेंट है, मुझे आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। और मैंने प्रयास किया कि अपनी बात कह सकूं। मैं कितना सफल हो पाया हूं मुझे नहीं पता, लेकिन आज दिन भर में या जो 2-3 दिनों से जो मन उद्वेलित था उस घटना के बाद, जितना मेरे को समाधान समझ में आया कि कहाँ कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं। कहीं हम बच्चों के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं, उनको जल्दी से बड़ा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, उनके चरित्र निर्माण करने के स्थान पे हम उनको नीचे की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं। तो इस तरह कुछ सोच हमारी होनी चाहिए, और हमको परिवर्तन करने होंगे अपने संस्कारों में, अपने परिवारों में, अपने कल्चर में, अपनी सोच में, और अपने जीवन के ढंग में संतुलित रखने के लिए, बच्चों को भी, उनके मन को भी और स्वयं को भी संतुलित रखने के लिए, ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। बच्चे सोशल मीडिया और सोशल गेम्स और डिजिटल गेम्स के चक्कर में ना पड़े। आप जब उनको समय दोगे, उनके साथ अच्छा समय बिताओगे, उनके साथ खेलोगे कूदोगे, उनके साथ अच्छे अच्छे गेम्स घर में खेलोगे, तो उनको इन सब गेम्स की तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप लोग ने मेरे इस उद्बोधन को ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय को। और अब मैं निवेदन करता हूँ कि किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और लास्ट में फिर से कि अंकल धन्यवाद के दो शब्द हैं, मेरा ऐसा निवेदन है इनसे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है अभिषेक जी, प्रशंसा है नैब साहब के लिए। जी जी। लगातार पिछले इतने सारी सीरीज पूरी चला करके हाउ टू लीड बैलेंस्ड लाइफ, नियमित जीवन कैसे जिया जाए, इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। ये केवल इन्हीं का ही जिगरा है, इन्हीं की ही अपनी ताकत है। क्योंकि जिस समय मोदी जी ने मन की बात शुरू की है, कई एपिसोड लगातार हो गए चलते हुए, ऐसे ही नैब साहब ने एक विषय लेकर उसको आगे बढ़ाया है। उसमें रेलिवेंट बातें, यानी हर बार कुछ ना कुछ नया जोड़ते हैं। बेसिक रेपिटेशन होता है, क्योंकि टॉपिक ये वो सेम चल रहा है, लेकिन हर बार कुछ नया जोड़ देना। और चूंकि आज के वक्त में जब सामाजिक ताना बाना बिल्कुल बिखर चुका है और इंडिविजुअल लाइव्स हो गई हैं, यानी परिवार जो संयुक्त ज्वाइंट फैमिलीज खत्म होती जा रही हैं, और जो मालिक घर का है उसका अपना बिहेवियर इतना अगेंस्ट हो गया है पेरेंट्स के प्रति, और बच्चे जो हैं अपने ढंग से जीना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने जो कुछ ला करके रख दिया है, और उस हालात में आकर के अभी एग्जाम्पल दिया नैब साहब ने, जो गाजियाबाद में 3 बहनें कूद गई हैं 9वीं मंजिल से, आत्महत्या कर ली है सिर्फ इस वजह से चूंकि पेरेंट्स जो थे। यानी आप, ऐसा है कि बेशक बच्चों पर निगरानी रखें, पर बच्चों की भी बात को सुनी जाए। बच्चे हो सकते अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हों, बच्चे गलत है उनको आप रोकिए टोकिए, पर बच्चे अगर सही चल रहे हैं, ये ध्यान देना कि कॉलेज स्कूल में, पर्टिकुलर स्कूल के अंदर क्या करके आए हैं, क्या उन्होंने सीखा है। क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं, कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जो कि अपनी मर्जी सौंपने के लिए बच्चों को मिसबिहेव करते हैं। उनके साथ रिएक्ट, आई मीन इंटरेक्ट करना, पूछना भी क्या क्या स्कूल में चला है, तेरी फ्रेंडशिप किन के साथ है। क्योंकि फ्रेंडशिप अपने आप में, क्योंकि जहाँ स्कूलों में ये नक्शा पिलाया जाता है और जगह जगह लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को बिगाड़ा जाए, ऐसे हाल में बच्चों के साथ कैसे जिया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी भारी आवश्यकता हो गई है। और नैब साहब ने इन सब बातों को लेते हुए आगे आकर के समझाया है कि ये जो बैलेंस लाइफ है,
खास करके क्योंकि पीढ़ियां अब साथ तो रहती हैं, 3 पीढ़ियां अपने आप में अलग सब हो गए हैं। लिहाजा ये है कि देखना बच्चों को और अपने बेटे का बिहेवियर जो है उसको भी लगातार अपने फेवर में रखना, क्योंकि बच्चे जो हैं हालांकि कितना प्यार दिया जाए, कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि उनका जो अपना सोचना की है इस पर डिपेंड कर जाता है। फिर भी कोशिश जितनी हो सके बच्चों के साथ प्यार से जिया जाए, उनको प्यार से टैकल किया जाए, अपने साथ रखा जाए, जिससे ये है कि आने वाली पीढ़ी तीसरी जो होगी वो कम से कम ऐसी हो जो हमारे जिंदा जी उनको देख करके मन प्रसन्न हो सके कि ये हमारे संस्कारों पर, क्योंकि संस्कारों की महत्ता खास करके जो उन्होंने बताई है नैब साहब ने, वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संस्कारों का जो लॉस है वो अपने आप में होता जा रहा है। उसमें कोई भी जिम्मेवार हो, चाहे समाज जिम्मेवार हो या लगातार सोशल मीडिया जिम्मेवार हो, तो उन पर भी लगातार निगरानी रखते हुए आगे बढ़ते जाना ये आज के वक्त में बड़ी महान आवश्यकता है। और नैब साहब अपने प्रदर्शन में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं, जैसे पहले होते रहे हैं। कोई किसी तरह का शक शुबा या संदेह करना ठीक नहीं। बहुत अच्छी बात आपने बताई है नैब साहब, आपका बहुत 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 धन्यवाद, आभार। हाँ, दो शब्द शेखरी अंकल जी आप भी कह दीजिए। सर्वप्रथम धन्यवाद अभिषेक जी। आपकी आपकी कोशिश से हमारे को ये स्वास्थ्य चिंतन में हमें कुछ सत्संग के वचन मिलते हैं। आज आदरणीय श्री एन के नाथ साहब जी का संतुलित जीवन के ऊपर 69 पार्ट सेशन था, और जैसा कि आदरणीय डॉक्टर काला साहब ने बताया कि लगातार ये एक बैलेंस लाइफ को कैसे जीना है बताए जा रहे हैं, और अनएंडिंग है ये चीजें, क्योंकि समस्याएं रोज बढ़ती जा रही है। आज इन्होंने बहुत खूबसूरती से जो प्रेजेंट समस्या को जिक्र करते हुए और बहुत तरीके से उनको उसका सोल्यूशन भी बताया। सोल्यूशन कैसे निकलता है, सोच विचार से, और ये जिम्मेदारी कंप्रिहेंसिव बताई, क्या क्या कारण बताए। मैं कहता हूँ बड़े ही कंप्रिहेंसिव उन्होंने उसका सुझाव भी दिए हैं। तो भले कहना जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि इसके ऊपर आदमी खुद सोचा, उन्होंने खुद सोचा, दिमाग लगाया है और इंट्रोस्पेक्शन की है, जिसकी वजह से वो उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और उसका सोल्यूशन ढूंढने में सफल भी हुए हैं। ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, परंतु जो कुछ कहा है उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं आज के उद्बोधन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमेशा आशा करता हूँ इस प्रकार वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनको बहुत तकलीफ तो होती है, मेहनत भी होती है उनकी बड़ी, तो हमारा भी बड़ा लाभ होता है। इसलिए मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ। आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त कर। आज कालरा साहब के आशीर्वाद से बड़ा आनंद आया। शेखरी साहब को तो आशीर्वाद मिलता ही रहता है। कालरा साहब हमारे चूंकि प्रोफेसर रहे हैं, तो अगर वो किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, इट हैज गॉट ए मीनिंग। और वकील साहब तो खैर, शेखरी साहब तो बिल्कुल इसका लीगल एनालिसिस करते ही हैं हमेशा। ये आज कालरा साहब आगे आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। कालरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सभी सबका को प्रणाम। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः